नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 31 अक्टूबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इजराइल कभी गजा पे हमला कर रहा, कभी लेबनान पे हमला कर रहा, चूंकि उसको एक बहाना चाहिए कि एनी हाउ कोई ये कह दे कि हम तो सीज फायर निभा रहे हैं, इजराइल के जो दुश्मन है वो सीज फायर तोड़ रहे हैं। इस वजह से छुटपुट झड़प वो लगा रहा है। कहाँ उसने हमला किया, कितनों को मारे, इसके बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनको दहलाने के लिए, उनको डराने के लिए रशिया ने एक ऐसा काम किया है कि पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपना न्यूक्लियर हथियार निकालने की बात की है। आज तक अमेरिका कभी भी न्यूक्लियर की धमकी नहीं देता था, लेकिन पहली बार डोनाल्ड ट्रंप इतना मजबूर हो गया कि उसने न्यूक्लियर निकालने की बात कर दी। और साथ ही हमारे देश में मुसलमानों को फंसाने के लिए कितने नए नए तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। आज इस वीडियो में जब इस बात को आप जानेंगे तो जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि किसी को फंसाने के लिए आदमी मोहम्मद साहब और भगवान शंकर का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो आज की खबरें बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना, तो आपका जो कमेंट होता है उस देश के लिए दुआ का काम करता है। तो आप कमेंट करते रहे, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली और सबसे अहम जो खबर है वो निकल के सामने आ रही है रशिया के हवाले से। दरअसल रशिया ने दहला दिया है इस समय अमेरिका को, और इसके बारे में मैंने कल शाम को आपको बताया जरूर था, लेकिन उस टाइम ये खबरें कंफर्म नहीं थी। तो आधी खबर मैंने बता दी थी और आधी खबर अब आपको बताता हूँ। दरअसल लगभग 33 साल बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से शुरू करेंगे। अब ये बात जब उन्होंने बोली तो सुनने वाले बड़े हैरान हो गए कि भाई अमेरिका को अब परमाणु हथियार बनाने की क्या जरूरत है, उसकी ना किसी से लड़ाई है, ना ही किसी के साथ जंग के मैदान में है। अच्छा, जब ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने बोली थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात और बोल दी थी कि अब 5 साल के अंदर जो रशिया है और साथ ही जो चाइना है वो परमाणु के मामले में अमेरिका के बराबर आ जाएंगे। तो ऐसे हाल में अमेरिका को 2-4 पावदान ऊपर रखना है, तो हम न्यूक्लियर टेस्टिंग फिर से करेंगे, कुछ और खतरनाक परमाणु हथियार बनाएंगे और उसके बाद हमारा दबदबा कायम हो जाएगा। ये बात इन्होंने बोली तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि भाई देखो, सीधी सीधी टकरार तो इनकी ना कभी रशिया से होनी है, रशिया से ये कभी भी सामने की जंग नहीं लड़ेंगे, और साथ ही इधर चाइना से भी इनकी कभी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि बॉर्डर तो कहीं शेयर है नहीं। तो जहां बॉर्डर शेयर नहीं होते लड़ाइयां नहीं होती, आप एक चीज को जान लीजिए। तो फिर अचानक से अमेरिका को कौन सी चुल्ल मच गई, तो चुल्ल कहाँ मची वो आप जान लो, और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका कितना बड़ा मास्टरमाइंड है और कितना बड़ा बिजनेसमैन है। दरअसल 2-4 चीजें हुई। पहला क्या हुआ कि रशिया ने एक न्यूक्लियर टॉर्पीडो को बना लिया, एक ऐसी टॉर्पीडो जो सबमरीन में फिट होती है और उसको जब फायर किया जाए तो न्यूक्लियर से वो चलेगी, और न्यूक्लियर की जो एनर्जी होती है वो कई सालों तक चलती है। यानी एक टॉर्पीडो आज दाग दी जाए तो वो पूरी दुनिया का चक्कर तब तक लगाती रहेगी जब तक कि उसका जो टारगेट है वो मिल ना जाए और उसको वो हिट ना कर दे। तो इस टॉर्पीडो के बाद आप पूरी दुनिया में कहीं भी महफूज नहीं है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन है, और जहाँ न्यूक्लियर होगा वो टॉर्पीडो की एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, और जब तक एनर्जी मिलती रहेगी वो टॉर्पीडो आगे बढ़ती रहेगी। तो एक इन्वेंशन तो रशिया ने कर दिया। दूसरा, रशिया इस समय सपोर्ट में खड़ा हो गया है नॉर्थ कोरिया के, और कह रहा है कि कोई दिक्कत हो भाई बताना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब इधर चाइना के भी सपोर्ट में रशिया उतर गया, इधर ईरान के भी सपोर्ट में रशिया उतर गया, भारत के भी सपोर्ट में रशिया उतर गया। तो ऐसे हाल में 5-6 जो मेजर कंट्री हैं वो आज रशिया के अच्छे खासे दोस्त बन गए। तो ऐसे हाल में अब अमेरिका को डर लग रहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले टाइम में मैं साइडलाइन कर दिया जाऊं। तब क्या किया इन्होंने कहा कि भैया 2-4 न्यूक्लियर बम फोड़ो ताकि पूरी दुनिया में हमारा दबदबा हो सके। अच्छा, ये तमाम चीजें मैंने कल भी आपको बताई थी, लेकिन इसी कड़ी में आप 2-3 खबरें और जान लीजिए। रशिया ने इनके सबसे अच्छे दोस्त यानी अमेरिका के सबसे अच्छे दोस्त यूक्रेन पे हमला किया है आज, और आज पूरे दिन यूक्रेन के अंदर बिजली ही गायब है। लगभग 650 ड्रोन और 50 से ज्यादा मिसाइलों से जब हमला किया गया तो इस हमले में पूरे शहर की बिजली गायब हो गई, पूरे यूक्रेन की बिजली गायब हो गई। और इस बात को ऐसा नहीं कि रशिया ने बोला, इस बात को सीधा सीधा बोला है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कि हमारे ऊपर बड़ा हमला हुआ है।
और साथ ही 2 शहरों पे कब्जा भी कर लिया रशिया ने। तो ऐसे हाल में अमेरिका को अपनी सल्तनत बचाने के लिए 1992 के बाद 2025 में न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात करनी पड़ रही। अब इनको दिखाना पड़ रहा है कि भाई हमारे पास भी ताकत है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई क्यों दिखाना है? तो दिखाना इस वजह से है कि आज पूरी दुनिया केवल हथियारों को खरीदने के पीछे पागल है। पूरी दुनिया, भारत क्या खरीदता है? सबसे ज्यादा हथियार। पाकिस्तान क्या खरीदता है? सबसे ज्यादा हथियार। तो हथियार किससे लेगा? जिसके हथियार सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे, सबसे ज्यादा एडवांस होंगे, उसी देश के साथ आदमी ट्रेड करता है। तो ऐसे हाल में अगर अमेरिका का दबदबा कम हो गया तो वो तो लात मार दिया जाएगा। वैसे ही पूरी दुनिया पे उसने टैरिफ और सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो इस वजह से आज अमेरिका अपने आप को मजबूत करने के लिए न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है। खैर, ये तमाम चीजें चल ही रही है कि इसी दौरान एक बड़ी अपडेट फिर से निकल के सामने आ रही कि ईरान के हवाले से कि ईरान ने 10 परमाणु बम बनाने की क्षमता के बराबर यूरेनियम इनक्रोच कर लिया है। उसके पास 400 किलोग्राम के आसपास परमाणु जो यूरेनियम वो रखा हुआ है और जब चाहेगा तब ये बना लेगा। और ये दावा CSIS का। इस वजह से भी अमेरिका के अंदर दहशत का माहौल है। खैर, ये तो अमेरिका की अपडेट है। अब आपको कुछ अपडेट गजा की बताता हूँ और ये अपडेट जो है वो बड़ी खतरनाक है। दरअसल इजराइल लगातार सीज फायर को तोड़ने के लिए, सीज फायर को ब्रीच करने के लिए, सीज फायर को ख़त्म करने के लिए और हमास को जलील करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा। सबसे पहले उसने अड़ंगा लगा दिया कि भाई पहले फेज़ में जब तक बॉडीज़ हमको नहीं मिलेंगी हम नहीं करेंगे सीज फायर की शर्तों पर रद्द अमल। हमास ने कहा देखो भाई हमारी मजबूरी है, हमारे पास बुलडोज़र नहीं है और जो लाशें हैं वो ज़मीन के अंदर दफन है। तो जब तक हमें बुलडोज़र नहीं मिलेगा हम फावड़े से खोदेंगे तो उसमें टाइम लगेगा और हम 2-4-6 दिन पे आपको बॉडीज़ देते रहेंगे। इजराइल ने इस पर भी ना नुकुर की, लेकिन पूरी दुनिया ने जब प्रेशर बनाया तब इजराइल एक्सेप्ट कर लेता है इस बात को। उसके बाद अभी आज की रिपोर्ट है कि 2 लाश ऐसी हैं जो कफन में हैं। जाहिर सी बात है सड़ गई हैं, गल गई हैं, मिट्टी में दफन होती है तो क्या होता है आपको पता है 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद। तो ऐसे हाल में इजराइल को जब ये 2 लाशें मिली तो इजराइल ने इसको सेंटर फॉरेंसिक लेबोरेटरी के अंदर भेजा है ये जांच करने के लिए कि ये लाशें किसकी हैं। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। हमास कोशिश कर रहा है कि सीज फायर बचा रहे। हमास लगातार बुलडोज़र की डिमांड भी कर रहा है और कह रहा है कि गाजा के अंदर बुलडोज़र आने दो ताकि हम ज़मीनों को उठा सकें, खोद सकें और लाशों को निकाल सकें। लेकिन इजराइल का सख्त रवैया है कि कोई भी बुलडोज़र, कोई भी JCB गाजा के अंदर नहीं दाखिल होगी हमास की तरफ से, और दाखिल अगर होगी तो इजराइल की तरफ से। इतनी बात जब इजराइल ने बोली, इसी के जस्ट बाद इजराइल की तरफ से आज अल जजीरा के हवाले से आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ कि कुछ बुलडोज़र जाते हैं ईस्टर्न गाजा में और कई सारे घरों को डिमोलिश कर देते हैं। यानी घरों को गिराने के लिए इजराइल के बुलडोज़र जाते हैं और उन घरों को गिराते हैं। अब एक सवाल बड़ा सिंपल सा है, एक बच्चे को बैठा के आप बोल दो कि क्या ये सीज फायर है, तो बच्चा भी कह देगा कि ये सीज फायर नहीं है। भाई जब घरों को गिराया जा रहा, 2-3 दिन पहले हमला करके 104 फिलिस्तीनियों को मार दिया गया, साथ ही लाशें भी चाहिए लेकिन खोदने भी नहीं दूंगा। और ये सबसे ताजुब और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये तो अभी पहला फेज़ है। सेकेंड फेज़ में तो हमास को डिसआर्म करना है, उसमें कितने कॉन्फ्लिक्ट होंगे, उसमें कितने बवाल मचेंगे आपको बताने की जरूरत नहीं। इस चीज़ को आप बखूबी जानते हैं कि इसमें कितना अड़ंगा लगाया जाएगा। खैर, ये तमाम चीज़ें इधर चल ही रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान और तालिबान के बीच भी लड़ाई बड़ी ज़ोर शोर से मची हुई है। इस लड़ाई में आए दिन पाकिस्तान की आर्मी के जो जवान हैं वो मारे जा रहे हैं और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये कि ये भाई साहब सबको दुश्मन बना के बैठे हैं। ये अफगानिस्तान से भी लड़ाई लड़ रहे हैं और अफगानिस्तान के अंदर जो संगठन है उनसे भी लड़ रहे हैं। दिक्कत की बात यह है कि अगर आपको संगठन से लड़ना है तो कम से कम उस देश से आप ताल्लुकात बेहतर कर लो। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, इजराइल को आप गाली दे लें, इजराइल को आप जालिम कह लें, जो भी कहना हो कह लें, लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करें कि इजराइल जितना दिमागी कोई नहीं है। अगर उसको हुतीस से लड़ना है तो वो यमन में जो अदर सरकारें हैं उनसे बड़े अच्छे संबंध रखता है। अगर उसको हिजबुल्लाह से लड़ना है तो वो लेबनान की सरकार से अपने ताल्लुकात बड़े अच्छे रखता है। अगर उसको हमास से लड़ना है तो फिलिस्तीन की जितनी अथॉरिटी है उनको अपने हाथों की कठपुतली उसने बना के रखा है। और इधर आप पाकिस्तान को देखिए, ये तहरीके तालिबान से भी लड़ेंगे और जो अफगान की सरकार है उससे भी लड़ेंगे। तो भाई दोनों से दुश्मनी आपके रास्ते में रुकावट डाल देगी। इस वजह से एक से दुश्मनी रखो तब दूसरे को मारो, तब तो चीज़ें ठीक है, नहीं तो आप मारे जाओगे। और इस समय एक आतंकवादी है, ये TTP का ही आतंकवादी है जिसका नाम है इस समय अहमद काजिम। अहमद काजिम ने लगभग 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सिपाहियों को मार दिया। इसके ऊपर 10 करोड़ का एक तरह से कहें तो
इनाम भी है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान की आर्मी इसका कुछ उखाड़ नहीं पा रही। सोचिए, एक आदमी, अदना सा आदमी इनके 100 सैनिकों को मार चुका है, 10 करोड़ का इनाम भी है, फिर भी इसको ये कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये पाकिस्तान की आर्मी की इस समय सच्चाई है। खैर, गजा में भी सेम यही सिचुएशन है। गजा में लगातार लोगों के हाल बद से बदतर है। आए दिन उनको डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सीज फायर टूट जाए और हमारे ऊपर फिर से मौत बन के इजराइल बरसे। खैर, ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं, लेकिन अपने देश का आज आपको एक ऐसा मुद्दा बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे कि यार, किसी को फंसाने के लिए, किसी को जलील करने के लिए, उसको जेल भेजने के लिए आदमी कितना गिर सकता है। बात अलीगढ़ की है और इस बात को आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। उनको पता चलना चाहिए कि आखिर इस देश में कौन कौन सी साजिश चलती है। अलीगढ़ में एक शंकर भगवान के मंदिर पे आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। अब ऑब्वियस सी बात है, गांव के जब बड़े बुजुर्ग निकलते हैं और अपने आराध्य के मंदिर पे देखते हैं कि आई लव मोहम्मद लिखा है, तो हालांकि आई लव मोहम्मद लिखने से शंकर भगवान के मंदिर पे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दिमाग में ख्याल आया कि कोई शरारती तत्व है और भगवान की मंदिर को अपमानित करने के लिए उसने ऐसा काम किया। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं किसी मस्जिद के सामने जाके जय श्री राम बोल के सर झुका दूं तो किसी भी मुस्लिम को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर मस्जिद पे जानबूझ के परेशान करने के लिए भगवा झंडा में लगाऊंगा तो आपको दिक्कत होगी। सेम चीज यहां समझिए, मंदिर के ऊपर आई लव मोहम्मद का नारा लिखा गया, लोग नाराज हुए, उसके बाद फौरन FIR दर्ज हुई, कई सारे लोगों का नाम डाल दिया गया और जाहिर सी बात, ये तमाम लोग मुसलमान ही थे। नाम डालने के बाद तमाम हिंदूवादी संगठन वहां पे पहुंचे, उन्होंने धरना देना शुरू किया, पुलिस के ऊपर दबाव बनाया और लगभग 12 से 13 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो गई। FIR दर्ज हुई, उसके बाद क्या हुआ होगा आपको बताने की जरूरत नहीं, आप जान सकते हैं। लेकिन अब ताज्जुब की बात आप सुनिए कि इसके बाद पुलिस वाले जब जांच पड़ताल करते हैं तो जो कहानी निकल के सामने आई, ये कहानी बड़ी हैरान करने वाली थी। दरअसल इसी इलाके में कुछ लोग रहा करते थे, जिनमें से एक का नाम था जीशांत, एक का नाम था राहुल, एक का नाम था दिलीप और एक कोई और शख्स था। ये सब लोग हिंदू थे और इन सब की लड़ाई एक मुस्लिम मौलाना है जिसका नाम है मुस्तकीम से इनकी लड़ाई थी। मुस्तकीम को ये फंसाना चाह रहे थे, कई अलग अलग मामलों में इन्होंने FIR दर्ज करवाई, लेकिन ये सही साबित हो नहीं पाए। अब इनके दिमाग में आया कि अगर मैं आई लव मोहम्मद लिख देता हूं और इनका नाम डाल देता हूं तो इस समय देश का माहौल ऐसा है कि पुलिस मजबूरी में इनको जेल डाल देगी। फिर क्या था, इन्होंने आई लव मोहम्मद का नारा रात में जाके अपने मंदिरों पे लिखा आसपास के, और उसके बाद मुसलमानों को फंसाने के लिए इसके फोटो सोशल मीडिया पे वायरल करने शुरू कर दिए। अलग अलग संगठन आए और इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की इन चारों लफंगों ने। एक का नाम जीशांत सिंह, एक का नाम राहुल, एक का नाम दिलीप और एक कोई और था। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, हो सकता है कई सारे अंधभक्त भी आके कमेंट करेंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो आज आपको पुलिस का बयान सुनाता हूं कि पुलिस ने क्या कहा। पूरा बयान पुलिस का सुनिए। सभी को पता है कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के 2 गांव बुलकगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल निकटवर्ती गांव हैं, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है दोनों गांव में। सुबह सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए, जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे तो धार्मिक नारों को वहां से हटाया गया था, पब्लिक से वार्ता की गई थी, उसमें अभियोग दर्ज किया गया। उसी केस का आज पुलिस ने खुलासा किया, एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में और CO गभाना साहब की टीम ने एक खुलासा किया, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया। इनके नाम जीशांत, जो कि बुलकगढ़ी का रहने वाला है, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले, इन चारों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ की गई और हमारे पास कुछ और साक्ष्य थे, जिसमें कि हमारे पास CCTV फुटेज था, हमारे पास CDR थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन सभी तथ्यों को गांव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने खुलासा किया। तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एक पॉइंट है कि जनवरी 2024 में गुल मोहम्मद के परिवार का झगड़ा हुआ था मुकेश के परिवार में, जिसमें पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें करीब 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। और एक अभी हालिया सितंबर में मुस्तकीम का झगड़ा जीशांत के साथ हुआ था, जिसमें दोनों को चोट आई थी, जिसमें मुकदमा पुलिस की तरफ से दोनों की तरफ से दर्ज किया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और दोनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। तो बेसिकली इन चारों का उद्देश्य ये था, जीशांत का उद्देश्य ये था कि जो मुकदमा लिखा गया है मुस्कीम के खिलाफ, उसमें फैसला हो जाए। और इसमें इनका साथ इन चारों के अलावा राहुल ने भी दिया था, क्योंकि राहुल का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, राहुल के फादर का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट
गुल मोहम्मद से चल रहा था, जो कि भगवानपुर में वो मकान स्थित है, और उसी मकान में ये मकान के पास ही ये मंदिर स्थित है, जिस मंदिर पे ये धार्मिक नारे लिखे गए थे। इनका मानना ये था कि धार्मिक नारा लिखने से पुलिस तत्काल कार्रवाई करके इनके विरोधियों को गिरफ्तार कर लेगी, जिससे इनके जो व्यक्तिगत स्वार्थ है उनका वो सिद्ध हो जाएगा। अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं आया, तो अभी तक उनको तो पूरी तरह से निर्दोष हैं। अगर कोई नया तथ्य संज्ञान में आता है तो आगे देखा जाएगा, फिलहाल एज ऑफ टुडे वो निर्दोष हैं। कितने फरार हैं? 4 अरेस्ट हो चुके हैं, एक राहुल है वो अभी वांछित है, और राहुल से इंटरोगेशन करेंगे तो अगर कोई अन्य नाम आता है तो उसको भी ऐसी घटनाओं को लेके अगेन मैं इस गांव गया था, जब बुलकगढ़ी और भगवानपुर गया था, गांव वालों से वार्ता की है, तो गांव वालों ने बहुत ही ज्यादा विश्वास पुलिस को दिखाया था। मैंने अनुरोध भी किया था, आप शांति बनाए रखो, आपसी जो सौहार्द उसको मत बिगाड़िए, पुलिस खुलासा करेगी इसका। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अलीगढ़ की पब्लिक को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उन्होंने हमारा साथ दिया, पूरा भरोसा दिखाया, जिससे हम लोगों ने इस घटना का खुलासा किया। और अगेन पुनः अपील है उनसे, अगर कोई भी इस तरह की घटना होती है तो बिल्कुल भरोसा हम लोग बना के रखें, हम बिल्कुल सही खुलासा करेंगे, और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार होंगे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, उनको सजा भी दिलाएगा। उनके लिए भी उनको भी समझाया जाएगा, उनको भी अगर कानून का उल्लंघन करते उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी ऐसा संगठन हो, अगेन मैं फिर कह रहा हूँ इस चीज को कि कोई भी संगठन अगर ऐसा है जो इस तरह कानून हाथ में लेता है तो भी उनको भी इस चीज को देखना चाहिए, नहीं तो पुलिस उन पर भी कार्रवाई करेगी। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से एक मुसलमान को फंसाने के लिए, उससे आपसी रंजिश निकालने के लिए इस देश की आवाम को कैसे आग में झोंकने का काम और हिंदू मुस्लिम दंगा करवाने की कोशिश इन 4 लफंगों ने की थी। इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? चाहते तो ये शांत रह सकते थे, लेकिन उन्होंने देश को जलाने का काम किया। इनको पता था कि मामला सेंसिटिव है, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने ऐसा काम किया, तलवारें खींच जाती। लेकिन क्या कहा जाए, खैर मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से ये घटना भी आपके सामने लाई जाए। ऐसे जैसे गाजा जल रहा है, जैसे फिलिस्तीन जल रहा है, ऐसे अगर जाहिल हमारे आसपास रहेंगे तो भारत भी ऐसे ही जल उठेगा, क्योंकि ये लड़ाते हैं। खैर प्यार से रहना चाहिए। तो फिलहाल ये थी पूरी खबर, और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत।